नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हिंदी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संधि के दूसरे टाइप के बारे में, व्यंजन संधि। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम व्यंजन संधि को शुरू करते हैं। देखिए व्यंजन संधि के लिए एक फॉर्मूला आपको समझना है। देखिए व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन बराबर होता है व्यंजन संधि। ठीक है ना, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, ये तीनों के बराबर होता है व्यंजन संधि। ठीक है, यही फॉर्मूला एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्यंजन संधि का सूत्र क्या है। तो व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, व्यंजन संधि की डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है व्यंजन संधि का। देखिए यहाँ लिखा है परिभाषा व्यंजन संधि का। तो परिभाषा क्या है सुनिए। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार व्यंजन में उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला था उसी से जो है आपका डेफिनेशन बना है, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार व्यंजन में होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल लिखा है, बाक धन ईश बराबर बागीश, जगत धन ईश बराबर जगदीश, ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। ठीक है, ये कैसे बनता है इसका डिटेल मैं आपको आगे एग्जाम्पल में करूँगा। चलिए देखिए व्यंजन संधि को यदि हमको अच्छे से समझना है तो हमें एक दो बातें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अघोष वर्ण क्या होता है और सघोष या घोष वर्ण क्या होता है। तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, आप जानते हैं हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इन सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। तो यदि क वर्ग का पहला वर्ण की बात करेंगे तो क हो जाएगा, च वर्ग का पहला वर्ण च हो जाएगा, ट वर्ग का ट, त वर्ग का पहला त और प वर्ग का पहला प हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प, ये प्रत्येक वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण यानी क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। वैसे ही ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण होता है। वैसे ही त वर्ग में त, थ, द, ध, न होता है। वैसे ही प वर्ग में प, फ, ब, भ, म होता है। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है और स, श, श, यानी इन तीनों श की बात करें, ये तीनों श आपके क्या होते हैं बताइए, अघोष वर्ण होते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है घोष या सघोष। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह और सभी स्वर, ठीक है, ये आपका जो है सघोष या घोष होता है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे एक बार फिर समझ लीजिए, अघोष वर्ण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा जो है आपके अघोष वर्ण होते हैं। और सघोष के बारे में समझेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह और सभी स्वर जो है आपके घोष या सघोष होते हैं। तो चलिए व्यंजन संधि को, वैसे तो हमें व्यंजन संधि का 15 से 16 नियम है, लेकिन हम व्यंजन संधि को कंपाइल करके यानी एक साथ जोड़ करके 8 नियमों में पढ़ लेंगे। तो चलिए व्यंजन संधि को पहले नियम से शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे पहला नियम क्या कहता है, अघोष वर्ण के बाद यानी अघोष के बाद घोष वर्ण आए तो अघोष का घोष हो जाता है। अघोष के बाद में घोष वर्ण आएगा तो अघोष का घोष हो जाएगा। इसी पॉइंट में ये नियम पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ण के बाद घोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नियम बहुत ही आसान है, आप समझने की कोशिश करेंगे
प्रथम वर्ण के बाद घोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। ठीक है, इसी डेफिनेशन को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया है। तो आप देखेंगे अघोष के बाद घोष आएगा तो घोष होगा। अब वैसे देखिए ये जो नियम है यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आएगा तो प्रथम क्या हो जाएगा बताइए, तृतीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे इसका और डिटेल किया गया है। देखिए यही जो पहला नियम है उसका डिटेल किया गया है। नियम पहला है, सूत्र वहाँ पे लिखा गया है। प्रथम वर्ण क्या होता है बताइए, क च ट त प, ये प्रथम वर्ण है प्रत्येक वर्ग का। प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आए तो घोष वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह और सभी स्वर। ठीक है, तो प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आता है यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है और यर ल व ह आता है, सभी स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, उनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये जो प्रथम वर्ण आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये तृतीय हो जाएगा। जैसे क का तृतीय आप करेंगे तो क ख ग हो जाएगा, च का तृतीय च छ ज हो जाएगा, ट का तृतीय ट ठ ड हो जाएगा और त का तृतीय त थ द हो जाएगा, प का तृतीय प फ ब भ म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये नियम पहला क्या कहता है व्यंजन संधि का, तो व्यंजन संधि का पहला नियम ये कहता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का म हो जाएगा। यानी कि क च ट त प का ग ज ड द ब हो जाएगा, प फ ब भ म हो जाएगा, गजड द तृतीय हो जाएगा ना, सॉरी, तो यहाँ पे व होगा व। जैसे प का तृतीय क्या होगा, प फ ब भ प फ ब, तो ग ब हो जाएगा ब, सॉरी इसके लिए ब हो जाएगा यहाँ पे। तो प का तृतीय प फ ब भ ब हो जाएगा। ठीक है, तो क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का ब हो जाएगा। तो क च ट त प का ग ज ड द ब हो जाएगा, कचटतप का गजड़दम हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन लगा हुआ है, कचटतप का गजड़दम कब होगा, जब कचटतप के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह और सभी स्वर आएंगे तभी होगा। ठीक है, चलिए इस नियम से एग्जाम्पल हम आगे करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सट धन आनन। ठीक है, तो यहाँ पे ट प्रथम वर्ण है और प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आए। देखिए ट के बाद में आ है और ट के बाद में ये जो आ है ये आपका प्रथम वर्ण है ट, आ यहाँ पे घोष वर्ण है, तो प्रथम वर्ण अपने का तृतीय हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो ट का तृतीय ट ठ ड हो जाएगा ड। ठीक है, तो स ये है, आधा ही होगा ये, तो स ये है और इसमें ड जोड़ कर दीजिए तो स ड और उसमें लगेगा आ तो षडा और पीछे क्या बचा नन, तो फाइनली शब्द बनेगा षडानन। यहाँ पर लिखे वाक धन ईश, तो देखिए क प्रथम वर्ण है और उसके बाद में ई है, ई स्वर होता है, सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। तो प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। तो क का तृतीय करेंगे तो क ख ग हो जाएगा, तो बा ये है इसका ग करेंगे, उसमें ई जोड़ करेंगे, पीछे स है तो फाइनली शब्द बनेगा बागीस। चलिए आगे चलते हैं। उत धन योग लिखा हुआ है, त प्रथम वर्ण है, बाद में य है, य र ल व ह और सभी स्वर क्या होते हैं घोष वर्ण।
तो प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो त का तृतीय क्या होगा? त, थ, द, त, थ, द हो जाएगा। त का तृतीय करेंगे तो द हो जाएगा और द में य लगेगा तो ये फाइनली शब्द बनेगा ध्य, और ध्य में ऊ की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे ग है तो ऊ ध्यो ग, तो फाइनली शब्द बनेगा उद्योग। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको आप समझ लेंगे। यदि नहीं समझ आया तो वीडियो लेक्चर द्वारा बैक करके इसको समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऋक धन वेद, तो ऋक क धन वेद का प्रथम वर्ण है। इसके बाद में य र ल व में से यहाँ पे ब है तो प्रथम के बाद में घोष हो गया तो प्रथम वर्ण अपने का तृतीय हो जाएगा तो क का तृतीय ग होता है। तो ये आधा क है तो आधा ही ग होगा यहाँ पे, तो री यहाँ पे है और वेद पीछे है, बस क का ग कर दीजिए तो ऋग्वेद बनेगा। अपधन ज लिखा हुआ है तो प प्रथम वर्ण है, ज देखिए च छ ज और ज कौन सा हो गया? तीसरा। तो प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आता है, घोष मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इनमें से कोई भी आता है तो पहले का तीसरा हो जाता है। तो प का तीसरा आपको करना है तो प का तीसरा प फ ब हो जाएगा, वो भी आधा होगा। यहाँ पे अ और यहाँ पे ज है तो फाइनली शब्द बनेगा अब्ज। अब यहाँ पे देखिए अपधन ज द लिखा है तो यहाँ पे प प्रथम है और द घोष वर्ण है तो आप देखेंगे तो ये प का ब हो जाएगा, प फ ब और द जोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अपधन धी, तो प प्रथम वर्ण है और धी यहाँ पे लगा हुआ है तो प का तीसरा करेंगे तो ब हो जाएगा तो अवधि बनेगा। वैसे ही देखिए सट धन अक्षर है, ट का ड कर दीजिए षडाक्षर हो जाएगा। सुप धन अंत है तो प्रथम के बाद में घोष है तो प का तृतीय करेंगे तो ब सुबंत हो जाएगा। अब तीसरा करते चलिए। अब अच धन अंत लिखा है तो च का ज कर देंगे, च छ ज तो अजंत हो जाएगा। दिक धन ब्रह्म लिखा है तो क प्रथम है, प फ भ ये भ लिखा हुआ है, ये घोष वर्ण है तो क का तृतीय ग हो जाएगा, दिग्भ्रम हो जाएगा। दिक धन ब्रह्म बराबर दिग्भ्रम। दूसरा लिखा है बाग जाल, तो बाग जाल में बाग धन जाल लिखा है तो क प्रथम है, ज घोष वर्ण होता है तो क का अब ये क का ग कर देंगे तो यहाँ पे ग आधा हो गया तो ये बनेगा बाग जाल। सत धन योग तो त प्रथम है, उ यहाँ पे स्वर है तो घोष वर्ण हो गया तो त का द कर देंगे तो सदुपयोग हो जाएगा। जैसे त का द कर देंगे उसमें उ लगा देंगे, त का द हुआ उसमें उ की मात्रा लगी तो सदुपयोग बनेगा। तत् धन उपरांत लिखा है, त का द कर दीजिए उसमें उ लगा दीजिए तो तदुपरांत बनेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राक धन ऐतिहासिक। ठीक है, तो प्राक धन ऐतिहासिक में आप देखेंगे यहाँ पे क है, ये आई है तो प्रथम के बाद में घोष वर्ण है तो क का ग हो जाएगा तो क का ग कर दीजिए तो प्राग ग और यहाँ पे आई की मात्रा भी लगाएंगे तो प्राग गई ऐतिहासिक। अब देखिए यहाँ पे दिक धन विजय लिखा है तो ग प्रथम वर्ण है। अब देखिए वैसे ही आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है दिग्विजय तो जितना भी संधि वाला शब्द दिया रहेगा उसको वहीं से तोड़ेंगे तो ग का ये तीसरे का पहला कर देंगे तो ग का क कर देंगे तो दिक और पीछे क्या बचा विजय। वैसे देखिए सट धन रिपु है तो ट प्रथम है, र घोष है तो ट का तीसरा ट ठ ड कर देंगे, ये ड हो गया। अब इसको जोड़ करेंगे तो ड में री की मात्रा यहाँ पे लग जाएगा और ये जो र है आपका ये नीचे जोल्ट हो जाएगा तो षड्रिपु बनेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जो है आपने व्यंजन संधि के पहले नियम के बारे में अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है। पहला नियम ये कहता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद में
कोई घोष वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल किया गया है, देखिए। तो कचटतप का गजड़दब हो जाएगा, कचटतप का गजड़दब हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है, संधि वाला जितना भी शब्द दिया रहेगा उसमें आप ऐसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जहाँ तीसरा वर्ण दिया रहेगा शब्द को वहीं से तोड़ेंगे। तो द यहाँ पे तीसरा है तो द का त करेंगे तो सत, और जो इसमें स्वर बचेगा उसको पीछे लिख देंगे उपयोग। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जहाँ तीसरा है वहीं से तोड़ेंगे। तो ग यहाँ पे तीसरा है, ग का पहला कर देंगे तो ग का पहला क होता है, तो ऋक, पीछे बचेगा वेद। ठीक है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है, ये नियम यही कहता है। अब हम लोग आगे चलेंगे यहाँ से। तो देखिए व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है आपसे। तो दोस्तों नियम दूसरा ये कहता है कि प्रथम वर्ण के बाद न म में से कोई वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद में न म में से कोई वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, यानी पांचवा अक्षर हो जाता है। देखिए यही चीज़ यहाँ पे नियम सूत्र में लिखा गया है। प्रथम वर्ण क्या होता है, क च ट त प। यदि इसके बाद में न या म में से कोई वर्ण आएगा तो प्रथम वर्ण अपने का पांचवा हो जाएगा। ठीक है, यानी क का पांचवा अंग होता है, च का पांचवा य होता है, ट का पांचवा अड़ाव होता है, त का पांचवा न होता है, प का पांचवा म होता है। ठीक है, यानी क च ट त प ये प्रथम है, इसका अंगांग य अड़ न म हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, देखिए ये बहुत ही आसान होता है। क का पांचवा जैसे क ख ग घ अंग, च का पांचवा च छ ज झ य, ट का पांचवा ट ठ ड ढ ण, त का पांचवा त थ द ध न, प का पांचवा प फ ब भ म। तो क का अंग हो जाएगा, च का य हो जाएगा, ट का अड़ाव हो जाएगा, त का न हो जाएगा, प का म हो जाएगा। यानी क च ट त प का अंगांग य ड़ न म हो जाएगा। कचटतप का अंगयड़नम हो जाएगा, पहले का पांचवा हो जाएगा, पांचवे का पहला हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन लगा हुआ है, पहले का पांचवा कब होगा, कचटतप का अंगयड़नम कब होगा, जब कचटतप के बाद में न या म में से कोई वर्ण आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाक धनमय, बाक धनमय, तो यहाँ क पहला है। अब पहले के बाद में न या म में से कोई वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पांचवा हो जाता है। अब क का पांचवा क्या होता है बताइए, अंग, तो क का अंग कर देना है बस। तो जैसे बाक धनमय लिखा है तो क का अंग कर दीजिए तो बांगमय हो गया, बांगमय। अब जैसे यहाँ पे वैसे ही आप देखिए षट धन मुख लिखा है तो ट प्रथम है और न या म में से यहाँ पे म आ गया तो ट का पांचवा करेंगे तो अड़ाव हो जाएगा। ये आधा ट है तो आधा ही अड़ाव बनेगा, ट का पांचवा अड़ाव होता है तो ट का अड़ाव हो जाएगा। बाकी जोल्ड कर दीजिए तो स इधर है, मुख इधर है तो षणमुख शब्द बनेगा। अब यहाँ पे लिखे हैं सत धन नारी, तो त प्रथम है, उसके बाद में न आ गया, प्रथम वर्ण के बाद में न या म में से कोई वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो त का पांचवा करेंगे त थ द ध न हो जाएगा, आधा न बनेगा त का, और ये पूरा नारी पीछे लिखा हुआ है
तो फाइनली शब्द बनेगा सन्नारी। विद्युत धन माला लिखा है, ये त प्रथम वर्ण है और माला में देखेंगे तो माँ है, तो त के बाद में म आया तो त का क्या हो जाएगा न, तो जोड़ कर देना है त का न करके विद्युन्न माला हो जाएगा। यानी पहले का पांचवा करते चलिए। अब वैसे ही जैसे जगत धन नाथ लिखा है तो त का पांचवा न हो जाएगा, तो ये आधा न तो ये होगा त का, बाकी नाथ पीछे लिखाई है तो फाइनली जगन्नाथ शब्द बनेगा। देखिए उत धन मत लिखा हुआ है तो त प्रथम है, इसके बाद में माँ आ गया तो त का न हो जाएगा, तो उन्मत्त। तत् धनमय लिखा है, त का न करेंगे, पांचवा करेंगे तो तन्मय बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से संधि वाला जितना भी शब्द दिया रहेगा उसमें आप जो है पांचवे का पहला करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तन्मय लिखा है, तन्मय में न पांचवा है तो न का पांचवा करेंगे तो क्या हो जाएगा त हो जाएगा। जैसे त थ द ध न ही तो पांचवा बनता है, तो न का पहला क्या होता है त होता है, तो ये फाइनली शब्द बनेगा तत् धनमय। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे बाक धनमय लिखा है, तो यहाँ पे जैसे बांगमय लिखा है, अंग है यहाँ पे, तो अंग का पहला करेंगे तो क हो जाएगा, तो बाक धनमय हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों नियम दूसरा आपसे व्यंजन संधि का ये कहता है कि यदि कच्चटतप के बाद में न या मोमस कोई बढ़ाता है तो जो है कच्चटतप का अंगैर्णम हो जाता है, यानी पहले का पांचवा हो जाता है। ठीक है। तो अभी आपने दो नियम देख लिया। नियम पहला कहता है कि प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष बढ़ाता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है, और नियम दूसरा कहता है कि प्रथम वर्ण के बाद में न या मोमस कोई बढ़ाता है तो प्रथम वर्ण जो है अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि नियम पहला और दूसरा जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग आगे चलेंगे। तो आप देखिए जो है ये आगे क्या है, नियम तीसरा यहाँ पर लिखा गया है, और नियम तीसरा क्या है बताइए, त संबंधी नियम। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम वीडियो लेक्चर में, अगला जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिस्कशन करेंगे व्यंजन संधि का तीसरे नियम के बारे में, जो लिखा हुआ है त संबंधी नियम। मैं बहुत ही आसान तरीके से संधि को आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी दिक्कत तकलीफ आपको नहीं होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। और यदि दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए, और वीडियो को जो है आप शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को, जिससे जो है क्या होगा कि मैं आपके दोस्तों की मदद हो सकेगी। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। इसी तरीके से हम जो है आगे चैप्टर्स को बाय क्लियर करते चलेंगे, कोई भी दिक्कत तकलीफ आपको नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, या आप एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, या आप यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप जो है सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हिंदी का कोई भी ऐसा वनडे एग्ज़ाम हो जहां हिंदी पूछा जाता हो, तो आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, आप आसानी से यही पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, जिससे आप अपना लाभ ले सकेंगे और अपने दोस्तों को भी लाभ मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद बाकी चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं।